हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी में जुटे होंगे। आज एक हम जानदार सेशन लेकर के आ गए हैं जो कि प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट हिंदी और जो है मैथ का करेंगे और देखेंगे कि यूपी पुलिस में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनके लेवल को आज चेक करेंगे और क्या लॉजिक क्या मेथड लगते हैं उसमें देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम हिंदी के टॉपिक को शुरू करते हैं और उनके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ आपको जो है 37 क्वेश्चन तक जीएस का रहेगा, यानी उस जीएस में करंट, पॉलिटी, हिस्ट्री और जो है आपका सब कुछ रहेगा, करंट वगैरह जो कुछ है आपके 37 क्वेश्चन। तो उसके बाद आपका हिंदी का रहेगा या रीजनिंग का रहेगा, जो कुछ रहेगा। तो आज देखेंगे पहले हिंदी के क्वेश्चनों किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और देखना है कितना क्या सही होता है आप लोगों का। तो निर्देश दिया गया पर संख्या 39 निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द चुनिए। आपको विलोम बताना है। जैसा कि दिया गया अच्छत का विलोम क्या होगा, छाती होगा, चावल होगा, बिछत होगा, मोड़ होगा। तो आपको इसका विलोम बताना है कि क्या होगा। तो आप इसका विलोम क्या बताएंगे, तो अच्छत का विलोम जो होता है वो आपका होता है बिच्छत। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि उबरना डैश उभरना, उबरना डैश उभरना के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसा कि ऑप्शन में दिया गया है बचाना डैश आपका उकसाना, उसके बाद बी ऑप्शन दिया उचित या ऊपर कहा गया, उसके बाद आपका सी ऑप्शन है कि अखंड तैयार, उसके बाद उकसाना डैश अखंड। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे इसमें से कौन सा सही होता है आपका। जैसा कि उबरना का अर्थ क्या होता है, उबरना का अर्थ होता है उबरना, उबरना का अर्थ होता है आपका, यानी किसी को उबरना का अर्थ है बचाना। उबरना का अर्थ क्या होता है, बचाना। और जो उभरना का अर्थ होता है, उभरना का अर्थ होता है उकसाना। उभरना का अर्थ क्या होता है, उकसाना। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बचाना डैश उकसाना। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन 41 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग का है। जैसा कि ऑप्शन ए दिया गया ज्येष्ठ, बी है आषाढ़, सी है बुधवार, डी है ये सभी। तो आपको बताना है, इसमें बताना है क्या होगा आपका ऑप्शन। जैसा कि आपको हमने पहले भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में पढ़ाया भी है और स्त्रीलिंग पुल्लिंग में ये बताया गया है अगर क्या होता है, जैसे आपके दिनों के नाम आ जाए, महीनों के नाम आ जाएं, दिनों के नाम आ जाएं, महीनों के नाम आ जाएं, और क्या है आपका ग्रहों के नाम आ जाएं, ग्रहों के नाम आ जाएं, पर्वतों के नाम आ जाएं, पर्वतों के नाम आ जाएं। तो ये सब क्या होते हैं आपके, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसलिए इस ऑप्शन का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि क्या है, जैसे ज्येष्ठ, आषाढ़, बुधवार, ये तीनों ही पुल्लिंग शब्द हैं क्योंकि महीनों, दिनों और ग्रहों, पर्वतों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं 42। निम्न वाक्यों में से सही वाक्य चुनिए। ऑप्शन ए लिखा है कि अंकुर 7वीं कक्षा में पढ़ता है। उसके बाद ऑप्शन बी दिया गया है अंकुर 7वीं कक्षा में पढ़ता है। सी ऑप्शन है कि अंकुर 7वीं कक्षा में पढ़ता है। और ऑप्शन डी है आपका अंकुर 7 कक्षा में पढ़ता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा सही है, ये बताना है। तो ध्यान दीजिए इसमें कौन सा आपका सही होगा, इसको आप लोग देखिए और बताइए। तो जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि अंकुर 7वीं कक्षा में पढ़ता है, और कोई नहीं सही। अंकुर 7वीं कक्षा में पढ़ता है सही नहीं है, अंकुर 7वें में पढ़ता है ये भी नहीं सही है, अंकुर 7 कक्षा में पढ़ता है नहीं। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका सही होगा वो ए सही हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपका 43 नंबर कि दर्शन शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। तो जैसे कि लिखा पहला ऑप्शन दर्शनों, दर्शनगढ़, दर्शन, दर्शनाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दर्शन शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है, इसलिए
जो ऑप्शन आपका सही होगा वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दर्शन शब्द बहुवचन क्या होता है, दर्शन ही होता है। दर्शन में बहुत से लोग होते हैं, इसलिए जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बात कर रहा है कि शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा आदि सब आते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, तो कर्ता ने आया, यानी शिकारी ने बंदूक को क्या है, शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, तो बंदूक से मारा है। किससे मारा है, शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी सही, यानी बंदूक क्या है, करण है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना अधिकरण में पर होता है। इतनी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो बंदूक से मारा है तो करण। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आपका जो रहेगा 45। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को क्या कहा जाता है। अंतेवासी लिखा है, ये एक ही मात्रा है यहाँ पर, अंतेवासी। उसके बाद लिखा गया है आपका अंतःपुरा। उसके बाद जो लिखा गया है आपका वो लिखा गया ब्रज वटुक ब्रह्मचारी, अंते लिखा है ये। तो अंतेवासी, गुरु के समीप रहने वाले को क्या कहेंगे, तो गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को क्या कहा जाता है ये बताना है आपको। तो गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को अंतेवासी कहा जाता है। रस के मुख्य रूप से कितने अंग माने जाते हैं, 3, 4, 5, 6। रस के आप देखेंगे, रस के मुख्य रूप कितने होते हैं, तो 4 अंग माने जाते हैं, जो कि आपका अस्थाई भाव होता है, अस्थाई भाव। उसके बाद आपका क्या होता है, विभाव होता है, अस्थाई भाव, विभाव, और क्या होता है आपका अनुभाव, अनुभाव, और क्या होता है आपका संचारी भाव। ये 4 प्रकार के रसों में क्या है, अंग माने जाते हैं। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाए। रस के मुख्य रूप से कितने अंग माने जाते हैं, 4 अंग। आगे बात किया छंद के संगठक के तत्वों की संख्या। छंद के संगठक के तत्वों की संख्या की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि छंद में क्या होता है, चरण होता है। छंद में चरण होता है, वर्ण होता है, वर्ण के बाद मात्रा होती है, मात्रा के बाद क्या होता है आपका क्रम होता है, क्रम के बाद क्या होता है यति होती है, यति के बाद क्या होता है गति होती है, गति के बाद तुक होता है, और तुक के बाद क्या होता है आपका गण होता है। तो देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो छंद के संगठकों की बात करें तो 8 होता है, और रस के मुख्य अंग की बात करें तो 4 होता है। आगे लिखा है कि अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा। तो अंगीठी का आप जानते भी होंगे, अंगीठी का क्या होता है। अंगीठी का तत्सम शब्द की बात की जाए तो आपका अंगिष्ठिका होता है, जो कि क्या होगा अंगीठी का देखेंगे, अंगीठी का तो आपका क्या होगा अंगिष्ठिका, जो कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला बात करते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। आगे बात करेंगे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा ना गागरी में प्रयुक्त अलंकार है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, भ्रांतिमान है। तो यहाँ पर देखेंगे अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा गागरी। यहाँ अंबर पनघट और तारा घट उषा गागरी में उपमेय और उपमान एक हो गए। तो अतः क्या हो जाएगा, जहाँ उपमेय और उपमान एक हो जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो रूपक हो जाएगा। 50 नंबर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। आँख, उसके बाद नयन, ने, दृग। जैसा कि आपको बताया गया है कि तत्सम का मतलब क्या, तत् माने उसके सम माने समान, अर्थात संस्कृत की जो समान होगा वो तत्सम कहलाएगा।
और जो संस्कृत के समान नहीं होगा वो तद्भव कहलाएगा। इसलिए आपका जो आँख है ये तद्भव है और ये सारे क्या है, नयन दीर्घ ने, ये सब आपके तत्सम है। कविता कौमुदी भाग 2 के रचनाकार कौन है? अगर बात की जाए कविता कौमुदी भाग 2 में तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित एक पुस्तक है और क्या है, यह वर्ष 1917 में प्रकाशित हुई थी। तो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा पंडित राम नरेश त्रिपाठी, जो कि आपका यह ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है 52 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो गुणवाचक विशेषण की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे गुणवाचक विशेषण नहीं, टिकाऊ, गुजराती, प्रत्येक, लंबा। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणधर्म या स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गुणवाचक कहते हैं। जिसमें कोई क्या हो, स्वभाव का बोध हो, गुण और धर्म के बारे में बताए, तो टिकाऊ, गुजराती, प्रत्येक, लंबा। तो अगर बात करें तो क्या है आपका, टिकाऊ, गुजराती तथा लंबा गुणवाचक विशेषण है, जबकि प्रत्येक गुणवाचक विशेषण नहीं है, क्योंकि इसमें कोई आपका जो है स्वभाव का बोध नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से अगला देखें, मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? जैसा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। अगर बात करें पुरुषवाचक की तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। जैसे कि उत्तम होता है, उत्तम पुरुष, उसके बाद आपका मध्यम पुरुष होता है, उसके बाद आपका अन्य पुरुष होता है। तो उत्तम पुरुष की बात करें तो उत्तम पुरुष में हम बात करते हैं जैसे मैं, हम, मैंने। मैं, हम, मैंने, ये सब उत्तम पुरुष में आएगा। हम, हमने लिखा जाए या मेरा लिखा जाए या हमारा लिखा जाए तो ये सब क्या होते हैं, हमारा। तो ये सब हमारा मध्यम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष की बात करें तो उत्तम पुरुष जो क्या होता है, मुझे या मुझको होता है। मुझे या जो होता है मुझको, ये आपका उत्तम पुरुष होता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही हो जाए, कह रहा है मुझे किस प्रकार, किस शब्द का मतलब क्या है, किस शब्द का सर्वनाम है या किस शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मुझे और मुझको किस में आ रहा है, मुझे और मुझको उत्तम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा आपका। क्या है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। यहाँ बात किया जाए क्या है, उत्तम पुरुष सर्वनाम। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम जो है आपका वो ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ ध्यान से समझना, ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझको, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ध्यान ये देना है आपको। क्या ध्यान देना है, सबसे ज़रूरी बात ये है कि अगर बात करें कि उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है, तो उत्तम पुरुष में बात करें कि क्या क्या आता है, तो मैं और हम और मैंने और क्या है, हमने, मेरा, हमारा और क्या, मुझे और मुझको, ये सब क्या है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, मुझे और मुझको आ रहा है तो ये उत्तम पुरुष सर्वनाम आ जाएगा। उसमें थोड़ा सा मैंने जो बताया आपको कि उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष के बारे में, तो 3 मतलब उसके प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार वो होते हैं, जिसमें अगर हम उत्तम पुरुष की बात करें, मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको जो आता है वो उत्तम पुरुष में आता है। आगे बात कर लेते हैं 54 नंबर, अध्यापक ने लड़के को पीटा वाक्य में किस क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया है। यानी अध्यापक ने लड़के को पीटा, यानी इस वाक्य में अध्यापक कर्ता है, यानी कर्ता द्वारा पीटने का कार्य फल लड़के पर पड़ा है, अतः इसका क्या होगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जब कर्ता के द्वारा क्रिया पर, यानी कर्ता के द्वारा यानी कार्य का फल कर्म पर पड़े तो आपका सकर्मक क्रिया कहलाएगा। तो जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो सकर्मक सही हो जाएगा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे जो आपका
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है कि अभ्यस्त अभ्यस्त का पर्यायवाची, अभ्यस्त का पर्यायवाची पूछ रहा है कि परिश्रमी है, तेजस्वी है, आदि है, मेधावी है। तो अभ्यस्त की पर्यायवाची जो होता है वो आपका आदि होता है। आगे बात कर रहा है 56 नंबर की, वह पढ़ रहा है वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, सामान्य भविष्यत। तो आपको बताना है यहाँ पर कि क्या है कि वह पढ़ रहा है वाक्य में कौन सा काल है। अगर बात करें क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया अपूर्णता का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं, उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे कि वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो वह पढ़ रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? पढ़ रहा है। पढ़ रहा अपूर्णता का बोध हो रहा है, पढ़ना क्या है? अपूर्णता का बोध हो रहा है। इसलिए जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपका क्या सही हो जाएगा? अपूर्णता का बोध हो रहा है। इस वाक्य में क्रिया पढ़ रहा अपूर्णता का बोध हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? अपूर्णता वर्तमान पे लगाएंगे। आगे बात करते हैं 57 में बात करेंगे। 57 में तो सीता से हंसा नहीं जाता, सीता से हंसा नहीं जाता वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? कृतवाच्य का, कर्मवाच्य का, भाववाच्य का, इनमें से कोई नहीं। सीता से हंसा नहीं जाता, नहीं हंसना या रोना ये सब क्या है? भाववाच्य में आते हैं। तो ये जो आपका है, ये जो है आपका भाववाच्य है। अगला बात करें संवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आप देखेंगे संवाद शब्द में सम उपसर्ग आता है, जो कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जागृति शब्द में कौन सा प्रत्यय जो कि उपसर्ग माने पहले, उपसर्ग पहले जुड़ता है और जो प्रत्यय होता है वो आपका बाद में जुड़ता है। ये पहले होगा और जो प्रत्यय होगा वो बाद में होगा, ये बाद में जुड़ता है। तो जागृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये बताना है। ई, ती, इति लिखा है, इत लिखा है। तो जैसा कि आप जानेंगे कि जागर धातु में इत प्रत्यय के योग से जागृति शब्द का निर्माण हुआ है। यह एक कृदंत प्रत्यय का रूप है, तो यहाँ पे जो होगा आपका इति प्रत्यय लगा है। उसके बाद लिखा है आप बीती शब्द में कौन सा समास है? आप बीती शब्द में द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। आप बीती शब्द का अगर आप विग्रह करेंगे तो आप पर बीती हो जाएगा। आप पर बीती, आप पर बीती इसका विग्रह होगा, और आप पर बीती होगा तो यह क्या होगा? अधिकरण में पर आता है। अधिकरण में क्या होता है? में पर आता है। तो अगर अधिकरण की बात की जाए तो ये तत्पुरुष के अंदर आपका आएगा, तो जो आपका समास होगा वो तत्पुरुष समास होगा। आप पर अधिकरण में और पर होता है, जो कि तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदी भाषा और साहित्य भाषा का इतिहास, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है देखा जाएगा। तो हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास के पुस्तक के लेखक आचार्य चतुर सेन है। आचार्य चतुर सेन है। यह वर्ष 1946 में प्रकाशित हुई है। यह वर्ष 1946 में प्रकाशित हुई है, इसलिए आपका आचार्य चतुर सेन जो होगा आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे 62 निर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्जन शब्द का संधि विच्छेद जो होगा निधन आपका जन होगा, तो ये आपका जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा और डी ऑप्शन सही हो जाएगा, निधन जन। यानी होगा यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। जब विसर्ग से पहले आ या बड़ा को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो बाद में आ, उ या बड़ा उ या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अलावा में से कोई हो तो वह विसर्ग रा हो जाता है। तो इसलिए जो आपका सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 63 की बात करें कि अंधे की लकड़ी का मुहावरा क्या होगा? बहुत कमज़ोर होना,
एकमात्र सहारा, बिल्कुल असमर्थ होना, किसी अंधे व्यक्ति की छड़ी। ये बताना है आपको कि इसमें कौन। तो आपका जो ऑप्शन 63 का हो जाएगा कि अंधे की लकड़ी का मुहावरा क्या हो जाता है, एकमात्र सहारा। क्या है, एकमात्र सहारा जो है वो अंधे की लकड़ी के मुहावरे का अर्थ होगा। इसी प्रकार से 64 नंबर देखेंगे, एक पंथ दो काज का अर्थ क्या होगा। एक चीज़ के अनेक चाहने वाले, या एक साथ दो काम होना, या एक रास्ते में दो काम करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो बात की जाएगी कि क्या है, तो बात करेंगे कि एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ क्या है। तो आपका जो ऑप्शन से हो जाएगा बी, एक साथ दो काम होना। एक साथ दो काम होना क्या है आपका, एक पंथ दो काज हो जाता है। नवरत्न पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र श्याम बिहारी मित्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो आपको ये बताना है कि नवरत्न पुस्तक के लेखक बात करें तो श्याम बिहारी जो आपके हैं वो क्या है, नवरत्न श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र जो है नवरत्न पुस्तक के लेखक हैं। यह पुस्तक वर्ष 1910 में प्रकाशित हुई है, 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से जो है हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं हिंदी के, और इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आपके यूपी पुलिस में पूछा जाएगा। देखा जाए, गुजराती साहित्य के लिए रघुवीर चौधरी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। व्यास सम्मान से, ज्ञानपीठ पुरस्कार से, साहित्य अकादमी पुरस्कार से, इनमें से कोई नहीं। तो गुजराती साहित्य के लिए रघुवीर चौधरी को 2015 में जो है 2015 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पय शब्द का अनेकार्थी नहीं है। पय जैसा कि जल, दूध, अन्न, पय अनेक रूप हैं। जल, दूध, अन्न ये सब क्या है, पय के अनेकार्थी, लेकिन तालाब पय का अनेकार्थी शब्द नहीं है, इसलिए आपका जो सही हो जाएगा वो तालाब है। अकाल में सारस रचना के लिए केदारनाथ सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अकाल में सारस रचना के लिए केदारनाथ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। तो अकाल में सारस रचना के लिए केदारनाथ सिंह को 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार वगैरह याद कर लेना है 2023 तक के किसको क्या मिला है, जिससे कि क्वेश्चन हिंदी में भी बन सकते हैं। 69 नंबर बात करें कि छत्रक, ज्ञ और सरा किस प्रकार के व्यंजन है। ऊष्म है, उच्छिष्ट व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, अनुनासिक व्यंजन है। तो इसके बारे में आपको बताया गया है, ये आपका संयुक्त व्यंजन है। जैसा कि कई बार क्वेश्चन पूछा है छा किससे बना है। छा की बात करेंगे का और जो है प्लस सा से, और इसके बाद अगर बात करें तरह की तो आपका ता प्लस रा से, और आपका बात करें ज्ञा की तो ज्ञा जो बना है आपका वह बना है जा और प्लस इया से। सा की बात करें तो जो सा बना है वह आपका क्या रहेगा, वो आपका रहेगा सा प्लस रा से। किससे रहेगा, सा प्लस रा से। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना है, तो आपका ये संयुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है, आर्यों का, ईरानियों का, यूनानियों का, तुर्कों का। तो हिंदी शब्द ईरानियों का दिया हुआ है, क्योंकि कालांतर में सिंधु नदी के पार का संपूर्ण भूभाग हिंद कहा जाने लगा और हिंद की भाषा हिंदी कहलाई। यहाँ तक के ये क्वेश्चन थे। उसके बाद आपका जो है वो आपका है 71 से 75 तक गद्यांश को पढ़ करके, 71 से 75 तक गद्यांश को पढ़ करके करना है। जैसा कि दिया है, अकेला अध्यापक बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता, उसको सफलता तब मिलती है जब समाज उसकी सहायता करे।
जिस प्रदेश में कलह मचा रहता हो, जिस समाज में गरीब अमीर ऊंच नीच की विषमता पुकार कर द्वंद्व और प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दे रही हो, जिस राष्ट्र की नीति शोषण पर खड़ी हो, उसके अध्यापक भला क्या करें। जिन घरों में दाल रोटी का ठिकाना न हो, पिता माध्य और माता ऐश्वर्णी हो, माँ बाप से मारपीट और गाली गलौज मची रहती हो, उसके बच्चे को पालने में ही मानस विष दिया जाता है। तंग गलियों और गंदे घरों में रहने वाले जो छोटेपन में से ही अश्लीलता और अभद्रता में पले हों, सौंदर्य को जल्दी नहीं समझ पाते हैं। फिर भी अध्यापक परिस्थितियों को दोष देकर बैठ नहीं सकता, उसको तो कर्तव्य का पालन करना ही है। इतना आपका दिया गया है। 71 से 75 गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे और पूछे जाएंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रथम दायित्व किसका है। तो आप जानते हैं बच्चों का, जैसा कि स्वाभाविक सी बात है कि बच्चों को संस्कारवान बनाना माता पिता का कर्तव्य होता है, ऐसा गद्यांश में भी आपके दिया गया है। तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं दोबारा से गद्यांश। आगे बात करते हैं 72 नंबर। उपरोक्त गद्यांश में किसके कर्तव्य का मुख्य माना गया, समाज को, राज्य को, अध्यापक को और बालक को। बात की जाए तो यहाँ समाज की बात की जा रही है, जैसा कि इसमें लिखा गया है। जिस समाज में गरीब ऊंच नीच की बात की जा रही है, तो जो जिम्मेदार व्यक्ति है, उपरोक्त गद्यांश में कर्तव्य का मुख्य माना गया समाज को। ऐश्वर्णी का अर्थ क्या है, मनमानी करने वाली, व्यभिचारिणी, बुरा व्यवहार करने वाली, सीधी और सरल। तो अगर हम बात करें कि व्यभिचारिणी होता, अगर ऐश्वर्णी का मतलब क्या होता है, व्यभिचारिणी, जिसके व्यवहार से बात होती है। ऐश्वर्णी का मतलब होता है व्यभिचारिणी से मतलब रखा गया है। उसके बाद 74 नंबर है कि तिरस्कार सूचक अव्यय कौन सा है, तिरस्कार में कौन सा अव्यय प्रयुक्त हुआ है, ये बताना है। तो तिरस्कार में 6 उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जो आपका उपसर्ग होगा तिरस्कार सूचक में, तो 6 उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देख लेंगे गद्यांश को एक बार, जिससे कि क्वेश्चन गलत ना हो। तो जो आपका प्रयोग हुआ है वो 6 ही उपसर्ग प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये तिरस्कार का अव्यय 6 अव्यय ही होगा। आगे बात करें, विदुषी का पुल्लिंग रूप होगा। विदुषी का पुल्लिंग रूप क्या होता है, जैसा कि सभी को पता भी होगा कि विदुषी का मतलब क्या होता है, विद्वान होता है। तो विदुषी का पुल्लिंग क्या होगा, विद्वान। इसी क्रम में आगे बात कर लेते हैं। तो आगे बात करेंगे 76। अब आपका हिंदी का यहीं पर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो करेंगे हम मैथ का करेंगे, क्योंकि मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा और मैथ के क्वेश्चनों को देखेंगे कैसे होता है। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि 76 नंबर, गौरव के 7 विषयों में औसत प्राप्तांक 75, गणित को छोड़कर शेष विषयों में उसका औसत 72 है। तो गणित में उसका प्राप्तांक क्या होगा, जैसा कि देखेंगे कि 75 क्या है, उसके 7 विषयों में कितने आपका देखेंगे। गौरव के 7 विषयों का प्राप्तांक 75 है, तो हम क्या करेंगे, 7 में 75 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 525। ये 7 25 35, 7 7 49 और आप देखेंगे एक 50 2 52। बाकी कह रहा है गणित को छोड़ करके, तो गणित को छोड़ देंगे। इस 7 विषय था गणित को छोड़ करके, यानी गौरव के 7 विषयों का प्राप्तांक 75 है गणित को छोड़ करके। तो एक कम करके आप क्या करेंगे, प्राप्तांक 72 है तो गणित में उसका प्राप्तांक निकालना है, तो 72 कर देंगे। जैसा कि 7 छंग 42 नहीं 6 दूनी 12 हो जाएगा। उसके बाद 7 छंग 42 एक आपका 43 हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा 9। तो जो आपका ऑप्शन 93 है वो सही हो जाएगा, क्योंकि 7 विषयों का प्राप्तांक जो 75 है तो 7 से गुणा कर दिया, एक कम कर दिया है तो उसका 72 हो जाता है, तो 6 से कर दिया तो गणित का जो है वो निकल जाएगा। इस प्रकार बात करें हम 77 नंबर की कि एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत आयु 12 वर्ष है। इनमें से प्रथम 10 और अंतिम 5 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। शेष छात्रों की आयु क्या होगी। जैसा कि यहाँ पर भी वही लॉजिक है कि 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है,
12 वर्ष है, तो अगर हम 30 छात्रों को निकालेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा आपका 360, यानी 12 3 36 वर्ष हो जाएगा। प्रथम 10 और अंतिम 5, प्रथम 10 और अंतिम 5 को मिला के कितना बन जाएगा 15 आपका बन जाएगा, जो कि कह रहा है कि 14 वर्ष है। तो 15 गुणे 14 कर देंगे। 15 गुणे अगर आप 14 करते हैं तो 15 चौको 60, 15 कम 15, 6 21, 210 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे 360 में से 210 माइनस कर देंगे, 360 में से 210 माइनस कर देंगे। और कह रहा है कि शेष छात्रों का, यानी अंतिम यही आपके 15 छात्रों का पूछ रहा है, तो घटाएंगे यहाँ से तो आपका आ जाएगा 150। और 150 में इस 15 छात्रों का ही बताना है, अंतिम के शेष छात्रों का बताना है। तो 15 से अगर आप भाग करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो 10 आएगा। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका 10 वर्ष वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि 30 छात्रों की आयु जो है 12 वर्ष है, तो 12 गुणे 30 कर दिया, 360 आ गया। प्रथम 10 और अंतिम 5 छात्रों की कुल आयु, तो 10 5 15 छात्र होते हैं, 14 वर्ष है। तो 14 और 15 गुणा किया 210 आया। और जो है 210 में 360 में से 210 माइनस कर दिया, 150 आया। तो अंतिम छात्र यही है, कह रहा 10 और अंतिम 5 छात्रों का औसत। तो आपके अंतिम 5 छात्र 15 ये हो गए, 15 से भाग कर दिया 10 आ गया। इस प्रकार से जो है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है, किसी वृत्त की परिधि में 50% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल की वृद्धि होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जैसा कि सक्सेसिव वाला जो फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई अपान, यानी एक्स प्लस माइनस वाई होता है। फिर आपका क्या होता है प्लस एक्स इंटू वाई अपान 100 का एक फार्मूला भी होता है। तो वृद्धि की बात की जा रही है, तो यहाँ पे लगाएंगे 50 प्लस 50 प्लस जो कर देंगे 50 इंटू 50 कर देंगे, 50 इंटू 50 कर देंगे। थोड़ा सा क्लियर लगा देते हैं छोटा छोटा, जो कि दिखाई पड़े। तो इसका लगाने का तरीका ये 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 और बटा आप क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 50 50 100 हो जाएगी, ये 25 हो जाएगा। तो आपका 125 हो जाएगा। 125 का मतलब क्या है आपका 125 आंसर आ गया। वैसे दिया होता 25% वृद्धि, आपका जो है ऑप्शन जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 125% आपका आ जाएगा। ए किसी कार्य को 12 दिन में और जो है बी उसी काम को 24 दिन में करता है, तो ये दो मिलकर काम करें तो कितने दिन में 12 और 24 का अगर हम एलसीएम ले लें तो 24 आ जाएगा। 12 दूना 24, 24 से कम 24। ए प्लस बी की अगर हम क्षमता की बात करें तो 3 है, तो 3 क्षमता है, टोटल काम आप 24 है। तो 24 और जो है भाग कर देंगे 8 3 से, तो 8 आ जाएगा। तो 8 तारीख 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 8 सही हो जाएगा, क्योंकि एक 12 दिन में और बी जो है 24 दिन में करता है, दोनों कैल्शियम लिया गया 24 आया। बी की एक की क्षमता से कार्य करता है और जो है ए जो है 2 की क्षमता से कार्य करता है, तो दोनों को जोड़ लिया गया 3 हो गया और 24 में हमने भाग कर दिया, तो क्या हो गया आपका 8 दिन आ गया। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे 80। कह रहा है 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इन संख्याओं के लासा तथा मासा का गुणनफल इतना है, यानी 10,800 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। जैसा कि दिया गया है, मान लीजिए एक संख्या क्या है, पहली मान लिया फर्स्ट, ये हो जाएगा 3x हमने मान लिया। सेकेंड को हमने मान लिया क्या है 4x, क्योंकि अनुपात दिया गया है, बराबर इसका दोनों का गुणनफल कह रहा है कि 3x गुणे 4x, दोनों का गुणनफल दिया गया 10,800। तो दोनों का गुणनफल तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12x² हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 10,800। तो जब आप करेंगे इसको काट दीजिए, 12 9 108, 12 9 कितना हो जाएगा 108। तो x² बराबर ये हो जाएगा 900, और x बराबर अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट में, और ये हो जाएगा आपका 30 गुणे 30 हो जाएगा। तो एक आप सब बाहर आ जाएगा, तो x बराबर जो आ जाएगा वो 30 आ जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों का योगफल ज्ञात कीजिए।
तो योगफल के लिए जैसे कि 3x प्लस का 4x लिख देंगे। 3 गुणे आपका 30 प्लस 4 गुणे आपका 30, यहाँ से हो जाएगा 90, यहाँ से हो जाएगा 120, और 90 और 120 80 जोड़ देंगे तो 200 हो जाएगा। तो 210 जो होगा वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 210 वाला सही हो जाएगा। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी क्रम में। जैसा कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 81 नंबर है आपका, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेषफल देने पर 19 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। एक नया पेज लेके लगाते हैं इसको। लिखा यही है आपका कि किसी संख्या को 19 से भाग देने पर 119 से भाग देने पर 19 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेषफल होगा। मान लीजिए संख्या जो है आपकी वो है x, माना संख्या बराबर x तथा भागफल बराबर y मान लेते हैं, y है। तो इसलिए आप देखेंगे x कह रहा है कि 119 में भाग किया जाता है तो 19 शेषफल बचता है, तो x बराबर 119 y कर देते हैं, प्लस कितना बच्चा है 19 बचता है। तो देखें कि x बराबर अगर हम देखें तो क्या बन सकता है, ये बन सकता है 17 सत्ते 119, तो आपका 17 और गुणे 7 y हो जाएगा। प्लस अगर हम देखें 19 की तो क्या कर सकते हैं, इसमें 17 इंटू 1 करेंगे, 17 एकम 17 प्लस 2 कर देंगे 19 हो जाएगा। इस प्रकार से बन रहा है आपका। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 7y प्लस का 1, और ये जो बन जाएगा आपका गुणे इंटू बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 17 प्लस 2, क्या बन जाएगा 17 प्लस 2। तो जो आपका बन रहा है वो आपका जो होगा वो ऑप्शन दो वाला सही होगा, क्योंकि 17 से भाग देने पर शेषफल 2 बचेगा। 17 से भाग देने पर शेषफल 2 बचेगा, क्योंकि देख लीजिए 17 से 19 में अगर आप भाग करेंगे तो एक बार जाता है, और यहाँ देखेंगे 17 2 19 होता है, तो जो आपका भागफल बचेगा वो 2 बचेगा। शेषफल में ही भाग दे देना है, जैसे कि यहाँ से इसके और इससे भाग देंगे तो आपका 2 बचेगा, तो ऑप्शन से हो जाएगा वो 2 सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 18 से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य हो जाए कौन सी है। 5 अंकों की छोटी संख्या की बात की जाए, इकाई, दहाई, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 1, 5। 5 अंकों की छोटी संख्या आपकी 10,000 होती है। क्या होती है 10,000। और अगर हम 12, 15 और 18 कैल्शियम लेंगे इन तीनों कैल्शियम जो हो जाएगा 180 आएगा। तीनों कैल्शियम 180 आएगा, और जो है एलसीएम आएगा 180, और जो छोटी संख्या है वो है आपका 10,000। तो 180 में अगर हम देखें कि 10,000 लिखा है, 10,000 में क्या करेंगे, भाग करेंगे 180 3 अंक तक देखेंगे तो 3 अंक तक नहीं जा रहा है, पूरा यहाँ तक ले जाएंगे तो 5 बार आप ले जा सकते हैं। देखिए 5 शून्य 0, उसके बाद 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, 5 4 9 हो जाएगा। तो यहाँ से घटाएंगे 0 0 1 बच जाएगा। तो अगर देखें कि यहाँ पर जो कम आ रहा है, अगर यहाँ उतार लेंगे हम तो कितनी बार जा सकता है, 5 बार। कितनी बार जा सकता है, 5 बार जाएगा तो 900 आएगा, 900 आएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा आपका, ये फिर आपका जो बच जाएगा 100 बच जाएगा। और अगर हमें 180 से भाग करना है तो हम अगर इसको 8 अगर बना लें, इस पर क्या कर दें, अगर इस पर हम 8 को शामिल कर लें, भाग कर रहे हैं 55 आ रहा है, अगर इस 0 में अगर हम क्या कर देते यहीं पर 8 बना लेते तो क्या हो जाता आपका 6 से भाग हो जाता। 6 से अगर भाग करते तो 6 शून्य 0, उसके बाद अगर आप करते तो 8 6 48 यहाँ आ जाता, उसके बाद 4 बच्चा तो 6 कम 6 4 10 हो जाता। अगर इस पर हम 8 कर लेते
तो आपका जो है पूरे तरीके से डिवाइड हो जाता, भाग हो जाता। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर आप चाहें तो 180 गुणे 56 आप लिख सकते हैं। तो वो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 180। कहने का मतलब क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,080 वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका 10,080 सही हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन यह दिया गया है कि एक बाल्टी 4/9 भाग 1 मिनट में भरता है तो शेष भाग कितने मिनट में भरेगा। यानी एक बाल्टी 4/9 भाग में 1 मिनट में, एक नया पेज लेते हैं, यानी 4/9 भाग भरता है बराबर, तो कितने में भरता है 1 मिनट में, 1 मिनट हो जाएगा। और इसलिए आप देखेंगे एक भाग भरेगा बराबर, एक भाग भरेगा बराबर 1 गुणे क्या हो जाएगा 9/4 हो जाएगा, 1/9/4 मिनट में। तो शेष का निकालना है तो -1 कर देंगे। तो ये आपका 1 माइनस जो है आपका 4/9 करेंगे, और इसको जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 5 यानी 5 जो आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। तो 5/9 यहाँ लिख सकते हैं कि 1 गुणे 9/4 इंटू 5/9। तो देखेंगे ये इससे 9 से 9 कट जाएगा, और गुणा में ऊपर ऊपर गुणा होता है, नीचे नीचे। तो 5/4 मिनट में जो है आपका बाल्टी जो है भर जाएगी। तो जो ऑप्शन आपका सही होगा 5/4 ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 5/4 दिया गया। अब बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे यदि 1475, 3155, 5255 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में शेषफल सामान्य बचे। तो सबसे पहले इन सबको माइनस करते हैं, इन सबको क्या करते हैं माइनस करते हैं, और इसका मासा निकाल लेंगे। तो 1475, 3155, तो 3155 माइनस 1475 करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या छोटी संख्या, घटाएंगे तो 1680 आएगा। फिर दिया गया है जो वो दिया गया है 5255 में से 3155 घटाएंगे, 5255 में से 3155 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2100 आ जाएगा, 2100 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे लास्ट वाले से शुरू वाले को, फिर 52 से 55 को 1475 घटाया जाएगा, तो जो आ जाएगा आपका 3000, आपका 3780, 3780 हो जाएगा। तो इन सब का मासा निकाला जाएगा। अगर आप इन सब का मासा निकालेंगे तीनों का, तो आप मासा निकाल सकते हैं। मासा जो हो जाएगा इसका, वो मासा आपका आएगा 420। देख लेंगे 420 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा, जैसे देखें कितनी बार जा सकता है, 0 हो जाएगा। तो ये 4 दूनी 8, अगर इसमें 4 से गुणा कर दिए 4 तो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे इसमें कितने से गुणा कर दिया जाए कि 2100 आ जाए। अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये आपका 420 ही आएगा मासा। तो जो 420 आ रहा है मासा, वो आप लोग निकाल लेना एक बार। 420 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 420 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 से पूर्णतः विभाजित हो जाने वाली 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है। तो 4 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या होती है, नया पेज लेते हैं, वो होता है 1000। 4 अंकों की छोटी संख्या है, 4 अंकों की छोटी संख्या ये है आपका 1000। और 1000 में अगर हम 57 से भाग करते हैं, 1000 में 57 से भाग किया जाएगा तो जहाँ देखेंगे 3 अंक तक 3 बार आप ले जाइए, 3 सते 21 हो जाएगा, 3 पचे 15, 16 हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो एक ही बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार, एक बार ले जाएंगे तो 57 आएगा। तो 10 में से 7 गई 3, 9 में से आपका क्या जाएगा 5, तो 4 बच जाएगी, हो जाएगा कितना 5 अट्ठे 40 होता है। 7 बार हम ले जाते हैं, 7 सता 49, और उसके बाद
7 पचे 35 4 35 और 4 39 होता है। घटाएंगे 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 2, हो जाए 12, 12 में से 9 गई 3, 9 3 12, तो शेषफल 31 बचेगा। तो शेषफल 31 बचेगा तो क्या करना है, 1000 प्लस 57 माइनस 31 कर देंगे, प्लस 57 जोड़ेंगे तो 1057 हो जाएगा। और इसमें से अगर आप 31 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, 1026। तो 1026 वाला जो ऑप्शन आपका होगा वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। 86 नंबर दिया गया, यदि √7 बराबर 2:4:6 हो तो 343 का कितना होगा। तो नया पेज लीजिए। तो 343 को अगर अंडर रूट के अंदर लिखा जाए तो यह आप लिख सकते हैं 7 × 7 × 7, 7 × 7 × 7 लिख सकते हैं, जिसमें से आपका निकल के क्या आएगा, जो निकल के आएगा वो एक 7 निकल के आएगा और गुणे क्या हो जाएगा आपका, इसी अंडर रूट में लिख सकते हैं 7। तो जब गुणा करेंगे तो 7 से गुणा कर देना है। अंडर रूट 7 का मान जो दिया गया है वो 2.64 दिया गया है। गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 18.48, इतना मान दिया भी गया है यहाँ पर। अंडर रूट 7 का मान 2.464 दिया है, तो √43 का क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार से निकाला जाएगा, जो होगा 7 × 7 × 7, 7 7 49 7 343। तो जो आपका बनेगा वो बन जाएगा इस प्रकार, 7 बाहर आएगा एक और एक 7 अंदर रहेगा, तो 7 ऐसे रहेगा। अंडर रूट 7 का मान इतना दिया है, गुणा कर देंगे इतना आएगा। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन आपका 18.48 पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 87 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि सुरेश, यदि 3 साझेदार सुरेश, दिनेश, रमेश किसी व्यापार में मिलकर 3,75,000 का निवेश करते हैं, यदि वर्ष के अंत में व्यापार में हुए लाभ में उनको 52,000, 65,000 और 78,000 प्राप्त होते हैं, तो सुरेश का निवेश धनराशि कितना है। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, कितना है, 52,000। नया पेज ले लेते हैं जिससे समझ में आए। 52,000 अनुपाते 65,000, फिर अनुपाते 78,000। 3 0 से 3 0 आपका कट जाएगा, 13 से काटेंगे, 13 चौको 52, 13 पचे 65, 13 छंग 78। तो 13 से काटा गया, 13 चौको 52, 13 पचे 65, 13 छंग 78। जो आपका बन गया ये 4:5:6 में है। कुल राशि आपकी जो दी गई है, कुल राशि दी गई है, जो दिया गया है 3,75,000। तो 3,75,000, 3,75,000 पूछा जा रहा है कि सुरेश द्वारा निवेश की गई धनराशि। तो सुरेश द्वारा निवेश की गई धनराशि यहाँ देखेंगे, सुरेश द्वारा, तो पहला आपका यस है सुरेश, और दूसरा जो आपका रहेगा दिनेश, फिर रमेश। ये दिनेश का है, रमेश का है, तो जिसका पूछा जा रहा है उसी से गुणा कर देंगे। 4 और ये 5 4 9 9 6 4 10 5 15, 15 से भाग करेंगे तो 15 दूना 30, 15 पचे 75, तो ये हो जाएगा 25,000। 25,000 में 4 से गुणा कर दिया जाएगा तो 1 लाख आ जाए। 1 2 3 4 5, तो जो आपका हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। तो आपका 1 लाख आएगा। 1 लाख वाला ऑप्शन सही करेंगे, जो कि पहला ऑप्शन है। उसके बाद आज यहीं तक लगाते हैं, उसके आगे के सवालों को कल सॉल्व करेंगे। और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके पेपर में पूछे जाएंगे। जैसा कि हमने हिंदी के सारे क्वेश्चनों को करवा दिया है, मैथ के भी कुछ क्वेश्चन करवाए प्रैक्टिस, इसके आगे के क्लास को कल करवाएंगे। आप लोगों से आशा है कि आप लोग इसे देखेंगे
और इस टाइप के सवालों को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपके पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।